अच्छा जी, आज जो हमें लेक्चर पढ़ना है, जो लेक्चर गो थ्रू करना है, दैट इज अबाउट डिटेल्ड लेक्चर है अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स. Do operating system is categorized in various categories or not? यूटिलिटी प्रोग्राम्स के कौन कौन सी टाइप्स हैं, क्या फंक्शनैलिटी है, क्या वर्किंग है, इस चीज को देखना है आज हमने. ठीक है जी. सबसे पहले बुक में देख लीजिएगा बच्चे, ये चैप्टर कौन से नंबर पे आता है, उस लिहाज से कर लीजिए. ओवरव्यू देखा जाए तो सबसे पहले वो कहता है जी, डिफाइन किया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर को, आइडेंटिफाई किए गए हैं कितने टाइप्स के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, उसके फंक्शंस को. ठीक है, फिर पर्पसेस क्या है, यूटिलिटीज क्या है, फीचर्स क्या है, ये सारी बातें आपके ओवरव्यू में आती है. सबसे पहली बात आ गई सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये रिवीजन है हमारे पहले से कंटिन्यू जो टॉपिक की, वो टॉपिक हमने सरफेस लेवल पे पढ़ा था, इंट्रोडक्टरी लेवल पे पढ़ा था जब हमने चैप्टर 1 पढ़ा था. ये टॉपिक और ये चैप्टर पूरा का पूरा डिटेल्ड है ऑन सिस्टम यूनिट, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स या इसके फंक्शंस. ठीक है, एक दफा रिवाइज करके देखें तो वो कहता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ वो तमाम प्रोग्राम्स जो मेंटेन करते हैं कंप्यूटर के ऑपरेशंस को और उसके साथ अटैच होने वाली तमाम डिवाइसेस को. यानी एक ऐसा बेस प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हर काम को मॉनिटर करता हो, उसकी वर्किंग, उसकी फंक्शनैलिटी को मेंटेन करता हो और इस बात का भी ख्याल रखता हो कि अगर सिस्टम के साथ कोई नई डिवाइस अटैच की गई है, चाहे वो कोई कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, प्रिंटर है या अगर कोई और डिवाइस है, तो उन डिवाइसेस को मेंटेन या ऑपरेट कैसे करना. 2 टाइप्स आ गई हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की. एक को कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं रिकॉर्डिंग लगा दी. एक को कहा जाता है जी ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही एक टाइप है. एक को कहा जाता है यूटिलिटी प्रोग्राम, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही दूसरी टाइप है. ऑपरेटिंग सिस्टम में आसान कॉमन एग्जांपल में हम किसकी एग्जांपल लेते हैं, विंडोज की एग्जांपल लेते हैं. एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी एग्जांपल है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी एग्जांपल है, लिनक्स, यूनिक्स, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है. कॉमन एग्जांपल में जो बआसानी हर एक को समझ आ जाती है वो क्या है, विंडो 7 का नाम लें, 8 का नाम लें, 10 का नाम लें, सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम. यानी विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक एग्जांपल है. दूसरी बात आ जाती है यूटिलिटी प्रोग्राम्स की. ठीक है, पहले वो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन कर रहा है. वो कहता है जी सेट ऑफ प्रोग्राम्स कंटेनिंग इंस्ट्रक्शंस दैट वर्क टुगेदर. वो तमाम सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो इन इंस्ट्रक्शंस पे बेस करती हैं कि आपस में मिलकर काम कैसे करना है, किसके लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए, उसके ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए. कुछ अदद ऑपरेशंस, कुछ अदद कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी जिसको ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ओएस कहेंगे. ठीक है, ओएस मेंटेन और मॉनिटर करता है. वो क्या है, स्टार्टअप एंड शटडाउन. ये किसका काम है, ओएस का. प्रोग्राम्स को मैनेज करना, यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करना. इंटरफेस क्या है, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये इंटरफेस है. अगर ये इंटरफेस ना हो, ठीक है, तो हम सिस्टम से कैसे बात करेंगे. मेरे पास बटन ही ना हो क्लिक करने के लिए, मेरे पास ऑप्शन ही ना हो टाइप करने के लिए, मेरे पास कोई साउंड सुनाई ही ना मुझे दे रही हो, कोई चीज मुझे दिखाई ही ना दे रही हो, तो मैं सिस्टम को मैसेज कैसे पहुंचाऊंगी और सिस्टम मेरे तक बात कैसे पहुंचाएगा. तो ओएस इस बात की जिम्मेदारी लेता है. मेमोरी को मैनेज करना, डिवाइसेस को, टास्क को कॉन्फ़िगर करना, ऑटोमेटिकली अपडेट्स. अक्सर आता है सिस्टम अपडेट होना चाहता है, आप अलाउ करते हैं, आपके फोन में भी आता है क्योंकि आपका फोन का ओएस ही अलाउ करता है कि जी फोन अपडेट कर ले, नया वर्जन आ रहा है. ठीक है, नेटवर्क को कंट्रोल करना, सिक्योरिटी को मॉनिटर और मैनेज करना, ये सारे के सारे काम किसके हैं, आपके ओएस के. उसने एक ग्राफिकल सी रिप्रेजेंटेशन दिखा दी ऑपरेटिंग सिस्टम की. ठीक है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी और फंक्शनैलिटी हर एक चीज को डील कर रही, चाहे वो किसी हार्डवेयर डिवाइस को डील करना है, उसके साथ प्रिंटर स्कैनर को अटैच है, चाहे उसको डील करना है, चाहे उसके अंदर के सॉफ्टवेयर के साथ डील करना है, बातचीत करनी है, तो ओएस ही इस बात को इंश्योर कर. द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग, वो
कोल्ड बूट और वार्म बूट की एग्जांपल दे रहा है कि बूटिंग का प्रोसेस भी वन ऑफ द फंक्शनैलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। टॉपिक चेंज हुआ, क्या आ गया, ओएस की फंक्शंस कौन कौन थे। पहले फंक्शन में उसने एक बेसिक फंक्शन बताया था, वो था स्टार्ट करने का। इवन दैट स्टार्ट करना, रीस्टार्ट करना, स्लीप पे लेके जाना, हाइबरनेट करना और शट डाउन करना, ये तमाम फंक्शन ओएस के बेसिक फंक्शंस में आते हैं और ओएस इन तमाम फंक्शंस को करने की काबिलियत रखता है। बूट कहते हैं स्टार्ट या रीस्टार्ट करने को। सिस्टम पहले से शट डाउन है, आपने स्टार्ट किया, सिस्टम को स्टार्ट तो करो, ऑन तो करो, बूट तो करो, ठीक है। एक और वर्ड उसके लिए, एक और टर्म यूटिलाइज होती है जिसे बूट कहा जाता है और इस प्रोसेस को बूटिंग का प्रोसेस कहा जाता है। अगर आप कहेंगे कि मेरा सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, मैंने पावर का बटन, आप कहेंगे माय सिस्टम इज इन द प्रोसेस ऑफ बूटिंग, ठीक है। या सिस्टम को रीस्टार्ट करने का मतलब भी बूट प्रोसेस होता है। दो तरह के बूट प्रोसेसेस होते हैं, एक को कहा जाता है कोल्ड बूट, एक को कहा जाता है वार्म बूट। कोल्ड बूट का मतलब है जब आप पावर ऑफ से सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, सिस्टम पहले से शट डाउन था, बंद था, स्थान अल्फाज में ठंडा पड़ा हुआ था, ठीक है, आपने उसे पावर का बटन दबा के बूट किया, ऑन किया, तो इस प्रोसेस को कहेंगे ये कोल्ड बूट का प्रोसेस। सिस्टम पहले से चल रहा था, गर्म था, ठीक है, आसान अल्फाज में बात कर रही हूँ, ठीक है, आपने उसे रीस्टार्ट किया। हम कोई चीज इंस्टॉल करते हैं, सिस्टम कहता है कि इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के लिए आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करना जरूरी है, आपको फोन को रीस्टार्ट करना जरूरी है, किया, ठीक है, उसे कहेंगे वार्म बूट। बात समझ आ गई? यस मैम। यस मैम। जी मैम। हाउ टू पीसी बूट, वो कहता है कि पीसी बूट करता कैसे है, स्टेप नंबर 1, स्टेप 2, ठीक है, ये उसके फिजिकल स्ट्रक्चर के साथ साथ के कौन सी कमांड पहले किस सीपीयू के किस एरिया में जाती है। स्टेप नंबर 7 में जाके आपको स्क्रीन पे वो विंडो नजर आती है, वो इंटरफेस नजर आता है जो हम देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये डिटेल में जूम करके थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिएगा स्टेप्स को। A boot drive is the drive from which your computer starts. बूट ड्राइव ऐसी ड्राइव को कहते हैं जहां से सिस्टम स्टार्ट होता है। अब आपका क्वेश्चन आया, किसी को पता है कि उसके सिस्टम की बूट ड्राइव कौन सी है? विंडो कहां से उठाता है सिस्टम स्टार्ट करने के लिए? लैपटॉप्स हैं, जिनके पास लैपटॉप्स हैं वही ऑफ कोर्स जवाब देंगे, तो हैंड रेज कर सकते हैं। अच्छा चलिए, विंडो कौन सी ड्राइव में इंस्टॉल होती है ये बता। जिनके पास लैपटॉप्स हैं और जिनके पास नहीं भी है उन्हें भी थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। विंडो कौन सी ड्राइव में इंस्टॉल होती है ये बता। कभी विंडो इंस्टॉल करवाई है? विंडो उड़ गई और आपने कहा हो जी विंडो की सीडी ले आए भाई, विंडो इंस्टॉल कर दें, या ट्रस्ट प्लाजा ले जाएं विंडो और विंडो इंस्टॉल कर दें, विंडो इंस्टॉल करवा दें। जी शुएब, कभी किया ऐसा? तो कौन सी ड्राइव में सेव होती है विंडो? सी ड्राइव में मैम। सी में। सी ड्राइव में जो डिफॉल्ट ड्राइव है सिस्टम की, वो सी ड्राइव है जिसके अंदर सेव होती है। तो सिस्टम की बूट ड्राइव कौन सी हुई? सी ड्राइव, ठीक है, सी ड्राइव। अ बूट ड्राइव इज द ड्राइव फ्रॉम विच योर कंप्यूटर स्टार्ट्स। आपका कंप्यूटर जिस ड्राइव से सिस्टम को स्टार्ट करना शुरू करता है, जिस ड्राइव से विंडो को उठाना या बूट करना स्टार्ट करता है, उस ड्राइव को आप क्या कहते हैं? बूट ड्राइव। ई बूट ड्राइव नहीं है, एफ बूट ड्राइव नहीं है, या उसके अलावा डी, जी, एच, अगर किसी भी नाम की नाम की ड्राइव्स अगर आपके सिस्टम में हैं, ठीक है, वो बूट ड्राइव्स नहीं कहलाएंगी, क्योंकि जब तक उनको एक दफा विंडो शुरू होने के बाद उनके कंटेंट को उन ड्राइव्स में जाके क्लिक करके एक्सेस नहीं किया जाएगा, वो ड्राइव्स एक्सेस नहीं होंगी। जबकि सी ड्राइव स्टार्टअप पे ही ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने विंडो को उस ड्राइव से उठाना ही उठाना है स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए। यू कैन बूट फ्रॉम योर बूट डिस्क, ठीक है, उसे बूट डिस्क या बूट ड्राइव कहते हैं। अ रिकवरी डिस्क कंटेन्स अ फ्यू सिस्टम फाइल्स दैट विल स्टार्ट द कंप्यूटर। वो कहता है एक रिकवरी पॉइंट या एक रिकवरी फेज भी सिस्टम के अंदर सेटअप किया जा सकता है। जैसे आप कहते हैं जी व्हाट्सएप की चैट रिकवर करनी है, आपने अपनी फोटोज रिकवर करनी है,
इट मीन्स कोई ना कोई रिकवरी पॉइंट एडजस्ट कर दिया गया है, जिस पॉइंट पे वापस आप रिवर्स करके उस रिकवरी पॉइंट पे जो भी डाटा पड़ा था आप वहां से जाकर रिकवर कर सकते हैं। इसी तरह विंडो के अंदर भी एक रिकवरी डिस्क बन जाती है अगर आप रिकवरी डिस्क क्रिएट करना चाहें। वो डिस्क अपने अंदर क्या चीज रखती है, सिस्टम की कुछ फाइल्स को अपने अंदर एज अ रिकवरी बैकअप सेव रखती है कि अगर एक्चुअल बूट ड्राइव को कुछ हो जाए तो रिकवरी डिस्क से या रिकवरी ड्राइव से उन फाइल्स को दोबारा रिकवर या बैकअप किया जा सके, जो विंडो के स्टार्ट करने के लिए जरूरी है। ठीक है जी। फिर वो कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड वेरियस शटडाउन ऑपरेशंस। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्टअप के लिए, बूट के लिए यूज नहीं होता। ऑपरेटिंग सिस्टम या आपकी जो विंडो है वो शटडाउन का प्रोसेस भी सॉल्व करती है या परफॉर्म करती है। उसमें से दो शटडाउन के प्रोसेस, शटडाउन एक तो शटडाउन का मतलब है कंप्लीटली भाई साहब सो जाए, ठीक है, आपको कल इस्तेमाल करेंगे, एक हफ्ते बाद इस्तेमाल करेंगे, परसों इस्तेमाल करेंगे, हमारी मर्जी। ठीक है, पहली ये चीज आ गई। दूसरे दो ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं, स्लीप और हाइबरनेट। किसी को डिफरेंस पता है स्लीप और हाइबरनेट में? सामने तो लिखा है पर उसके अलावा अगर किसी को पता हो, दोनों में से किसी एक का ही किसी को अगर पता हो, कोई अपने सिस्टम को स्लीप पे लगा देता हो या हाइबरनेट पे लगा देता हो। किसी ने कभी अपने सिस्टम को स्लीप पे नहीं लगाया, स्लीप मोड पे? मैम स्लीप पे तो करते, हाइबरनेट का नहीं पता। हाइबरनेट का नहीं पता, क्या होता क्या है स्लीप पे करने से, आप मुझे बताएंगी इज़ा? मैम स्लीप पे करे तो कंप्यूटर दोबारा से रिस्टार्ट नहीं होता, जो विंडोज हमने ओपन होती है हमारी या जो फाइल्स ओपन होती है वो ओपन ही रहती है। यानी स्क्रीन पे MS पावर पॉइंट ओपन था, आप स्लाइड नंबर 20 पे खड़े थे, सिस्टम को लगाया स्लीप पे लगाने के बाद 2 घंटे बाद सिस्टम को दोबारा ऑन किया तो क्या पावर पॉइंट वहीं खुला और स्लाइड नंबर 20 ही खुली हुई है? यस मैम। ठीक है, ऐसा ही है। कोई एग्री करेगा इज़ा के साथ अगर किसी ने स्लीप पे लगाया है अभी लैपटॉप को या सिस्टम को? ओके, आप एग्री करते हैं? मैम हाँ जी जी शोएब आप बताएं। जो हाइबरनेट होता है, जो प्रोग्राम होते हैं, यानी उसको मतलब दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं साइन आउट करते हैं, यानी प्रोग्राम तो चलते रहते हैं लेकिन बाज़ औक़ात जो होता है मतलब स्क्रीन जो है दोबारा से स्टार्ट हो जाती है लेकिन प्रोग्राम रिमूव नहीं होते। स्लीप में जो होता है प्रोग्राम जो होते हैं वो चले जाते हैं जो हमने रन आउट किए होते हैं, लेकिन दोबारा मतलब उसको हम शट डाउन नहीं होता, मतलब दोबारा उसे ऑन नहीं करना पड़ता। उसी पर साइन आउट पर क्लिक, साइन इन पर क्लिक करते हैं तो दोबारा रन होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि स्लीप में प्रोग्राम्स खत्म हो जाते हैं या एग्जिट कर जाते हैं या क्लोज हो जाते हैं और हाइबरनेट में नहीं होते, आप ये कहना चाह रहे हैं? यस मैम। अच्छा, अब डिफरेंस देख लेते हैं। इज़ा ने जो स्लीप के बारे में सिर्फ बताया वो बिल्कुल ठीक बताया। हाइबरनेट और स्लीप में पावर कंजम्पशन का डिफरेंस है। हाइबरनेट और स्लीप में पावर कंजम्पशन का डिफरेंस है। पावर कंजम्पशन किसे कहते हैं, कौन बताएगा? बाय वर्ड मीनिंग पूछ रही हूँ। अली हसन, रोल नंबर। चलो नुमान बता दो, हैंड रेज कर लिया करो, बता दो, कोई बात नहीं। मैम जिसकी पावर ज्यादा मतलब वो गेन करे, पावर कंजम्पशन का पावर का इस्तेमाल, पावर गेन ज्यादा कम की बात नहीं है। पावर कंजम्पशन का मतलब है पावर का इस्तेमाल करना। इन दोनों में पावर कंजम्पशन का डिफरेंस है। स्लीप मोड में भी सारे के सारे आपके जो विंडोज हैं, जो मेन्यूज हैं, अगर स्क्रीन पे ओपन है तो वो एज इट इज ओपन रहते हैं। हाइबरनेट में भी ऐसा ही है। बाय वर्ड एक दफा पढ़ लेते हैं। स्लीप मोड सेव एनी ओपन डॉक्यूमेंट, सेव कर लेता है कोई भी खुला हुआ डॉक्यूमेंट। पावर पॉइंट खुला है, कोई गेम है, ठीक है, कोई सामने आप ड्राइंग कर रहे थे, कोई आप यूट्यूब देख रहे थे, आप नहीं करना चाहते उसको, सिस्टम को शट डाउन के मेरी ये यूट्यूब की जो वीडियो है ये आधी देखी, आधी मैं बाद में देखना चाहता हूँ तो कहीं गुम ना हो जाए, तो आप क्या करते हैं उसको स्लीप पे कर देते हैं। ठीक है, प्रोग्राम डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोग्राम्स टू रैम पे सेव कर देते हैं। टर्न ऑफ ऑल अननीडेड फंक्शंस, जिन फंक्शंस की जरूरत नहीं है, अननीडेड, उसका मकसद जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसका मतलब वो नीडेड फंक्शंस है। टर्न ऑफ ऑल अननीडेड फंक्शंस एंड देन प्लेसेस द कंप्यूटर इन अ लो पावर स्टेट, उसको
लो पावर से। अब उसने पावर कहाँ लेनी है स्लीप के केस में, कहाँ से लेनी है, उसकी बैटरी से, क्योंकि लैपटॉप है ना, जब आप लैपटॉप की बात करते हैं लैपटॉप को ही स्लीप पे लगाया जा सकता है क्योंकि पावर कंजम्पशन बैटरी से ली जा सकती है, पावर सप्लाई से हट के। हाइबरनेट सेव्स एनी ओपन डॉक्यूमेंट एंड प्रोग्राम्स टू हार्ड डिस्क बिफोर रिमूविंग पावर फ्रॉम द कंप्यूटर। हाइबरनेट क्या करता है, यानी दोनों में डिफरेंस क्या आया, वो करंट यूज के डॉक्यूमेंट्स को रैम में ही सेव रखता है स्लीप, और लो पावर पे सिस्टम को लगा देता है कि बैटरी से थोड़ी थोड़ी पावर वो लेता रहे और आपको लाइट जलती हुई नजर आएगी ही आएगी। हाइबरनेट के केस में वो करंट चलते हुए डॉक्यूमेंट्स को रैम पे सेव नहीं करता, हार्ड डिस्क पे सेव कर लेता है। आपकी पावर पॉइंट की स्लाइड नंबर 20 खुली थी, अभी शट डाउन करूं तो मैं भी, हम दोबारा इसको ओपन करें तो स्लाइड नंबर 20 ना खुले। पर हाइबरनेट के केस में क्या होगा, हाइबरनेट के केस में पावर पॉइंट पे स्लाइड नंबर 20 पे खड़े थे, उसको उसी एज इट इज पोजीशन पे वो क्या करेगा, हार्ड डिस्क में सेव कर देगा, आपकी परमानेंट स्टोरेज में सेव कर देगा और सिस्टम की पावर लेना बंद कर देगा। जस्ट लाइक जैसे वो शट डाउन के केस में करता है कि सिस्टम पावर लेना बंद कर देता है, बैटरी एज इट इज 30% पे थी 30% पे ही रहेगी। जबकि स्लीप के केस में बैटरी थोड़ी 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 कंज्यूम होती होती, क्या हो रही होती है, यूटिलाइज हो रही है। आपने 4 घंटे स्लीप पे लगाया, बैटरी थी 50%, 4 घंटे बाद ओपन करेंगे, स्लीप के बाद आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स उसी जगह पे आपको खड़े हुए प्लेस हुए हुए मिलेंगे, पर बैटरी 50% नहीं होगी, बैटरी हो सकता है 40% हो गई हो, 35% हो गई हो, 30 होगी। तो ये स्लीप के केस में वो क्या कर रहा था, वो बैटरी को यूज कर रहा था थोड़ा थोड़ा कर, सिर्फ किस नतीजे में कि मैं रैम पे उन डॉक्यूमेंट्स को सेव रख रहा हूँ, ठीक है, उनको सेव रखने के लिए मुझे किसकी जरूरत है, मुझे बैटरी की जरूरत है। ये डिफरेंस है, पावर कंजम्पशन का मेजर डिफरेंस है। और डॉक्यूमेंट्स को कहाँ सेव किया जाता है, स्लीप के केस में करंट डॉक्यूमेंट्स रैम पे सेव होते हैं और हाइबरनेट के केस में वही करंट डॉक्यूमेंट्स हार्ड डिस्क पे जाकर सेव होते हैं। डिफरेंस क्लियर हुआ स्लीप और हाइबरनेट का। और दोनों किसकी वेरियस फॉर्म्स हैं, शटडाउन की ही फॉर्म्स हैं। शटडाउन का मतलब यही है कि आप सिस्टम को यूज नहीं करना चाहते, आप सिस्टम को किसी भी हालत में बंद करना चाहते हैं। वो हालत स्लीप की भी हो सकती है और वो हालत हाइबरनेट की भी हो सकती है। तीसरी हालत तो परमानेंट हालत है शटडाउन की, ठीक है, उसके केस को आपको पता है। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई जी मैम। चलिए, यस मैम। मैम आगे बात, जी जी, हाइबरनेट का क्या, हाइबरनेट पे कैसे लगाते हैं लैपटॉप वगैरह, हाइबरनेट पे कैसे लगाते हैं, आपके पास ऑप्शन आता है बच्चे, ये देखें, कुछ विंडोज हैं जो आपको हाइबरनेट का ऑप्शन देती हैं। ये साइड पे देखिएगा जरा, ऑप्शन आ रहा है जी मैम। स्टार्ट, रीस्टार्ट का, स्लीप और हाइबरनेट। हर विंडो के अंदर ये ऑप्शन नहीं होता, ये विंडो 7 के अंदर मस्ट हुआ करता था, विंडो 8 और 10 ने ये ऑप्शन नहीं दिया, उसके एडवांस वर्जन की बेसिस पे, ठीक है, या उसकी लिमिटेशन की बेस पे। अब विंडो के बनाने वाले पे डिपेंड करता है, वो नए वर्जन के अंदर कोई चीज, कोई इंप्रूवमेंट के तौर पे कोई चीज ऐड भी कर लेती है और इम्प्रूवमेंट के तौर पे कोई चीज रिमूव भी की जा सकती है नए वर्जन में। 7 के बाद वर्जन 8 आया था, 8 के बाद विंडो 8.1 भी आई है, उसके बाद विंडो 10 भी आई है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि उस वर्जन के अंदर वो चीज सपोर्ट, जैसे कहते हैं आपका लैपटॉप या आपका सिस्टम या आपका फोन इस चीज को सपोर्ट नहीं करता। कुछ विंडोज हैं जो हाइबरनेशन को सपोर्ट नहीं करती हैं और कुछ विंडोज हैं, कुछ लैपटॉप्स हैं, कुछ सिस्टम्स हैं जो हाइबरनेशन को सपोर्ट करते हैं। अगर आपके सिस्टम में वो ऑप्शन नहीं है, इट मींस आपकी विंडो हाइबरनेशन अलाउ ही नहीं कर रही, स्लीप अलाउ करती है। मेरे पास भी मेरी विंडो 8.1 चल रही है, सॉरी 10 चल रही है, इससे पहले 8.1 थी, ठीक है, तो उसमें हाइबरनेशन अलाउ नहीं है। आई कैन स्विच टू स्लीप मोड और शट डाउन, ठीक है, तो मेरी प्रेफरेंस अक्सर स्लीप मोड होती है बनिस्बत इसके कि वो मेमोरी कंज्यूम कर रहा होता है। पर ये है कि मैं ये यहीं पे उसको स्लीप करना चाहूँ, स्लीप से दोबारा रिएक्टिव करूंगी तो ये मेरी स्लाइड नंबर 10 और ये सारा कुछ एज इट इज मेरे पास होगा। अगर शट डाउन कर दूंगी तो फिर सारा कुछ स्क्रीन से रिमूव हो जाएगा। यूजर इंटरफेस को भी पहले हमने देखा था होता क्या है। A user interface control how you enter data instructions and how information is displayed on the screen.
यूजर इंटरफेस एक ऐसी चीज है, एक ऐसी एंटिटी को, एक ऐसे सिस्टम प्रोग्राम को कहा जाता है जो क्या करता है, इस बात को कंट्रोल करता है कि आप सिस्टम में डाटा एंटर कैसे कर रहे हैं, डाटा या इंस्ट्रक्शन। मैं लिख के एंटर करना चाहूँ तो यूजर इंटरफेस मुझे टेक्स्ट बॉक्स दे देता है, मैं बोल के एंटर करना चाहूँ तो यूजर इंटरफेस मुझे माइक का बटन दिखा देता है कि माइक पे क्लिक करके बोल सकते हो, ठीक है। मैं कोई चीज अपलोड करना चाहूँ, कोई चीज डाउनलोड करना चाहूँ तो बटन पे क्लिक करके सिस्टम से बात कर सकती हूँ, सिस्टम को बता सकती हूँ कि मैं एग्जिट के बटन पे क्लिक कर रही हूँ तो तुम एग्जिट हो जाओ। वैसे तो मैं मुंह से एग्जिट एग्जिट शट डाउन बंद हो जाओ बोल रही हूँ, पर मेरा लैपटॉप कुछ नहीं कर रहा। मुझे इस लैपटॉप को, मुझे इस विंडो को बताने के लिए कि बंद हो जाओ या बंद कर दो, मुझे ये रेड कलर के क्रॉस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। ये मुझे इंटरफेस ने फैसिलिटी प्रोवाइड की कि मैं इससे बात कर सकती हूँ बटन्स के जरिए, कलर्स के जरिए, पिक्चर्स के जरिए, आइकन्स के जरिए, शेप्स के जरिए, तस्वीरों के जरिए, साउंड के जरिए, ठीक है, एनिमेशन या मोशन के जरिए। तो मेरे और सिस्टम के बीच में कम्युनिकेट करवाने वाला थर्ड पार्टी कौन है? यूजर इंटरफेस। अगर ये यूजर इंटरफेस ग्राफिकल चीजों पे बेस करेगा तो वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाएगा। और अगर मैं अपने सामने आपसे पूछूं कि इंटरफेस कैसा है तो आप क्या कहेंगे? ये ग्राफिकल है या नहीं? हाँ जी, कौन बताएगा? ये सामने जो हम इंटरफेस यूज कर रहे हैं तो ग्राफिकल है या नहीं? मैम है यस मैम है। ग्राफिकल। बिल्कुल ग्राफिकल है। क्यों? क्योंकि ये सारी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स को यूज कर रहा है। शेप्स ग्राफिक्स में आती हैं, कलर्स ग्राफिक्स में आते हैं, आइकन्स, टेबल्स, चार्ट्स, ग्राफ, ठीक है, सिंबल्स, इमेजेस, साउंड, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, मोशन, ये सारी चीजें क्या हैं? ग्राफिक्स के अंदर आती हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं एक फंक्शनैलिटी, तीसरी फंक्शनैलिटी। पहली देखी थी बूट का प्रोसेस, दूसरी देखी थी शटडाउन के टाइप्स और प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस है कि यूजर इंटरफेस को फैसिलिटेट करना भी किसकी जिम्मेदारी है? ओएस के फंक्शंस में आता है। एक और ओएस का इंटरफेस है जो ग्राफिकल नहीं है, ग्राफिकल बिल्कुल नहीं है, बहुत बोरिंग सा इंटरफेस है, उसे कहा जाता है कमांड लाइन इंटरफेस, जिसपे ना कोई रंग है, ना कोई बटन है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई आइकन बना है, ना कोई मेन्यू दिया हुआ है, ना कोई सिंबल बना है। कैसे बात करनी है? लिख लिख के बात करनी। लिख के क्या कहना? इतने साइज का इतनी फाइल बना दो, क्रिएट कर दो, इतना फोल्डर क्रिएट कर दो, उस फाइल को उठा के उस फोल्डर में कॉपी कर दो। ये सारे काम आपको कहने के लिए कोडिंग लिखनी पड़ेगी। इस तरह के इंटरफेस को कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं, जिसे आम अल्फाज में डॉस का भी नाम दिया गया है। A user uses the keyboard to enter data and instructions. अब तो हम कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, अब तुमने माउस क्लिक किया, चाहे मुंह से बोला, चाहे चीज अपलोड की, चाहे चीज क्लिक की, चाहे जो मर्जी किया, ठीक है, टच किया स्क्रीन को, हमने डाटा को एंटर कर ली। पर इस तरह के इंटरफेस में जहाँ ना कोई बटन नजर आ रहा हो, ना कोई रंग नजर आ रहा हो, ना कोई शेप नजर आ रही है, ना इमेज नजर आ रहा है, ना कोई मेन्यू दिया हुआ है सिलेक्ट करने के लिए, ना फोल्डर को बनाने का कोई ऑप्शन दिया गया, हर काम करना है तो कमांड लिखनी है। इस तरह के इंटरफेस को क्या कहा जाता है? कमांड लाइन इंटरफेस। किसी ने इंटरफेस देखा है डॉस का? डॉस का इंटरफेस देखा है कभी? सीएमडी भी कहते हैं इसको। मैम जो ये नहीं देखा हुआ सामने ओपन हुई है ये तो देखा हुआ है, ये जो विंड देखा हुआ है ना सामने जो नजर आ रहा है, ठीक है, इसे डॉस कहते हैं, सीएमडी भी कहते हैं और कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं। How an operating system handle programs directly affects your productivity. आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स को कैसे हैंडल कर रहा है, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्टिविटी? हैंड रेज कीजिएगा भाई। और मुझे नजर आ रहा है सिवाय 2 से 3 लोगों के जिनका नाम मैं जुबानी ले सकती हूँ, कोई इजा, शुएब, ठीक है, और मे भी 1-2 और लोग हैं। इजा और शुएब का तो मुझे पता है नाम। बिलाल नहीं, मैं भी नाम लेती हूँ, आपका भी पता चल जाएगा। इजा, शुएब, आई थिंक सो यही दोनों है, उसके अलावा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। नोमान ने किया, इजा, शुएब, नोमान, ठीक है, एंड इजा, शुएब, नोमान, बिल्कुल 3 लोग।
इज़ा, शुएब एंड नोमान, इन तीनों के अलावा कोई क्लास में रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। बच्चे जब एक टीचर को पता हो ना, जब हमने सेशन मार्क्स भी लगाने हैं या जब हम कोई इस तरह की वैल्यूएशन कर रहे हैं तो ये नाम याद रह जाते हैं कि क्लास में रिस्पॉन्स कौन कर रहा है और एक्टिवली कर रहा है। ठीक है, तो आप बच्चे इन तीनों 2-3 लोगों के अलावा भी रिस्पॉन्स किया करें, हैंड रेज किया करें, क्योंकि सारे एक साथ बोलने लग जाएंगे तो मुझे भी क्लियर कट समझ नहीं आएगी। हैंड रेज किया करें, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्टिविटी। अच्छा जी, मीटिंग हैंड होगी, रिकनेक्ट करूंगी तो ऑनलाइन ही रहिएगा। प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं? किसी को पता है तो हैंड रेज करें। प्रोडक्टिविटी कहते हैं पैदा करने की सलाहियत को। अच्छा, जवेरिया को पता था? जवेरिया मैंने बता दिया, चलें बताएं। रेशो ऑफ आउटपुट, पैदा करने की सलाहियत। आपकी प्रोडक्टिविटी है कि आप एक दिन में 5 ड्राइंग्स बना सकते हैं। जवेरिया की प्रोडक्टिविटी है वो एक दिन में 5 ड्राइंग्स बना सकती है, जबकि अक्सा की प्रोडक्टिविटी है कि वो एक दिन में 10 ड्राइंग्स बना सकती है। कोई बास्केट्स बनाता है, कोई कपड़े सी सकता है तो एक दिन में 10 सूट सी सकता है। एक और दर्जी है जो एक दिन में 15 सूट सी सकता है, 12 सूट सी सकता है। तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या? नंबर या रेशो ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स या थिंग्स। ठीक है, वो कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरीके से प्रोग्राम्स को हैंडल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स को हैंडल कर रहा है ना, वो मेरी प्रोडक्टिविटी पे डायरेक्ट इफेक्ट डालेगी। कैसे? अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत स्लो है तो मेरी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बहुत स्लो। एग्जांपल दी थी मैंने, तो अभी पूरा एल्गोरिदम या पूरा थ्योरम सॉल्व करना है तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 2+2 का आंसर ही सुबह से लेके शाम तक प्रोसेस ही करी जा रहा है, प्रोसेस ही करी जा रहा है। तो उसकी प्रोडक्टिविटी की, उसकी सिस्टम को हैंडल करने की जो तरीका है, जो स्पीड है, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी किसकी अफेक्ट हो रही है? यूजर की। जहां मैं दिन में अपनी प्रोडक्टिविटी के लिहाज से 4 थ्योरम्स या 4 एल्गोरिदम्स या 4 इक्वेशन सॉल्व कर सकती थी, उसके प्रोग्राम्स को स्लो हैंडल करने की वजह से मैंने तो एक दिन में एक भी सॉल्व नहीं किया या एक किया। इसका मतलब उसकी हैंडलिंग कैपेबिलिटी यूजर की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती है। अगर वो सिंगल यूजर है तो बात डिफर करेगी। अगर सिस्टम मल्टी यूजर है, एक सिस्टम है ना सिंगल यूजर को हैंडल कर सकता है, एक सिस्टम पे एक ही यूजर काम करे तो मैं बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी दूं। एक सिस्टम है वो कहता है मैं मल्टी यूजर एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मल्टी यूजर मोर देन 1 यूजर। एक होती है सिंगल टास्किंग एंड मल्टीटास्किंग। सिंगल टास्किंग का मतलब एक ऐसा सिस्टम जो कहता है अगर पावर पॉइंट चल रहा है तो मैं गेम नहीं चला सकता। एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर वैसे पावर पॉइंट बैकएंड पे चल रहा हो तो गेम चल सकती है, ठीक है। अगर आप कोई गाना सुन रहे हैं तो मैं डाउनलोड नहीं कर सकता क्योंकि एक से ज्यादा टास्क है। मैं सिंगल टास्किंग को परफॉर्म कर सकता हूँ। एक सिस्टम कहता है मैं मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ। सिस्टम या प्रोसेसर की कैपेबिलिटी है कि जहाँ डाउनलोडिंग हो रही है वहाँ फ्लैश में चीज कॉपी भी हो रही है और आप साथ सॉन्ग भी सुन रहे हैं और आपने नीचे कोई अपना टास्क या अपनी असाइनमेंट भी मिनिमाइज करके रखी हुई, जब दिल करता है असाइनमेंट में 4 लाइनें लिखनी है तो वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। प्रोग्राम्स या फोरग्राउंड पे चलते हैं या बैकग्राउंड पे चलते हैं, ये डिफरेंस भी आपको पता है। बैकग्राउंड का मतलब है मैंने एडोब रीडर ओपन किया हुआ है और मेरे बैकग्राउंड पे, ठीक है, जूम मिनिमाइज हुआ हुआ है, या मेरे बैकग्राउंड पे कोई सॉन्ग चल रहा है वो मैंने उसको मिनिमाइज किया हुआ है विंडो को, ठीक है, तो इसे कहते हैं बैकग्राउंड। और फोरग्राउंड का क्या मतलब होता है? फ्रंट एंड पे जो करंट विंडो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है उसे फोरग्राउंड। फोरग्राउंड कहते हैं आगे को, जो चीज फ्रंट पे उसे फोरग्राउंड कहते हैं, जो चीज बैक एंड पे हो, चाहे वो मिनिमाइज हुई हो, चाहे वो पीछे डाउनलोडिंग कर रही है या कॉपी पेस्ट कर रही है, तो उसे कहेंगे कि ये बैकग्राउंड पे प्रोग्राम चल रहा है। प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग। प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग का क्या मतलब? प्रीएम्प्टिव कहते हैं फोर्सफुल को, ठीक है। प्रीएम्प्टिव कहते हैं फोर्सफुल मल्टीटास्किंग को। फोर्सफुल का मतलब है कि मेरा सिस्टम एक से ज्यादा काम कर तो सकता है पर मैं अपनी मर्जी से चाहे जिस मर्जी काम को पहली प्रेफरेंस दे दूं और सिस्टम को इसको छोड़ो दूसरा करो, तो वो करने की काबिलियत भी सिस्टम के अंदर है। चाहे ये काबिलियत ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर रिजाइड करती हो, चाहे ये काबिलियत यूजर की तरफ से प्रीएम्प्ट कराई जाए, फोर्स करवाई जाए। फॉर एग्जाम्पल
नोमान एक से ज्यादा काम कर सकता है, वो साथ साथ असाइनमेंट कॉपी पेस्ट भी कर रहा है और साथ साथ कोई टास्क परफॉर्म भी कर रहा है, मीन्स में भी वो दीवार को पेंट कर रहा है, ठीक है, और वो असाइनमेंट जुबानी सुना भी रहा है, यानी वो मल्टीटास्किंग कर रहा है। मैं उसको प्रीएम्प्ट करूं, फोर्सफुली कहूं कि दीवार को पेंट करना छोड़ो और पहले मुझे असाइनमेंट सुनाओ, तो वो क्या करेगा? अगर वो प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग करने की काबिलियत रखता है तो वो एक काम को होल्ड पे लगा के दूसरे काम को लाजमी फोर्सफुली अटेम्प्ट करेगा। इसे कहते हैं प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग करना। सिस्टम्स प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग प्रेफरेंस की बेस्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सारे मैथ के स्टूडेंट्स और सबको डमैश रूल का पता है, सिर्फ हैंड रेज कीजिएगा, हैंड रेज से मुझे पता चलेगा, यस 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 मत कीजिएगा। सबको डमैश रूल का पता है कि डमैश रूल क्या होता है। डमैश रूल के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं सिस्टम को कहूं कि प्रेफरेंस तो डिवीजन की पहले ज्यादा है, पर मैं फोर्सफुली आपको कहती हूं कि आपने पहले एडिशन करनी है, मैं प्रेफरेंस दे देती हूं कि आपने पहले एडिशन करनी है, तो ये कहेंगे कि आप मैडम प्रीएम्प्ट करवा रही हैं सिस्टम को। या दूसरा रूल ये है कि पहले से ही प्रीएम्प्टेड है कि अगर सिस्टम ने डमैश रूल फॉलो करना है, वेरी गुड, यू कैन लोअर योर हैंड्स, पहले से ही डिसाइडेड है कि अगर सिस्टम ने डमैश रूल को फॉलो किया तो उसके लिए लाजमी हो जाएगा कि डिवीजन अगर आ गई उस इक्वेशन में तो डिवीजन को वो पहले सॉल्व करे, यानी प्रीएम्प्टिव फोर्सफुल इम्प्लीमेंटेशन करे किसकी? डिवीजन। एक आपने यूजर एंड से करवाई, एक आपकी डिफॉल्ट फोर्सफुलनेस है। डिफॉल्ट फोर्सफुलनेस तो ये होगी कि डमैश रूल को देखते हुए डिवीजन पहले होगी, और अगर मैं यूजर एंड से चीज प्रीएम्प्ट करा रही हूँ, मैं यूजर एंड से फोर्सफुली कोई काम करवा रही हूँ, तो मैं ये कर सकती हूँ कि डमैश रूल के अगेंस्ट जाके मैं कोई चीज इम्प्लीमेंट करवाना चाहूँ। हो सकता है मैं एडिशन के इर्द ब्रैकेट्स लगा दूं, जब ब्रैकेट्स लग गई तो चाहे डिवीजन बाहर हो या ना हो, या मल्टीप्लिकेशन वाला साइन बाहर लगा हो या ना लगा हो, पहले मेरी ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यूज हैं वही सॉल्व होंगी, उसमें चाहे प्लस लिखा है, उसमें चाहे माइनस लिखा है, वो सॉल्व। और मल्टी प्रोसेसिंग, जब मल्टीटास्किंग हो रही होती है तो मल्टी प्रोसेसिंग भी हो रही होती है। क्यों? इफ देयर एग्जिस्ट मोर देन वन प्रोसेसर, लास्ट ही लेक्चर में पढ़ा है, तो दे विल प्रोसेस मल्टी प्रोसेसिंग या दे विल परफॉर्म मल्टी प्रोसेसिंग। ये दी उसने एग्जाम्पल दिखा दी कि चेस भी चल रही है, ऊपर कोई ड्राइंग या फोटो एडिटिंग चल रही है, वहाँ जी गाना डाउनलोड हो रहा है और वहाँ जी स्लाइड्स मिनिमाइज हुई हुई है बैकग्राउंड पे, ठीक है, एक चीज फोरग्राउंड पे चल रही है, एक चीज बैकग्राउंड पे चल रही है। मेमोरी मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है। क्यों भाई? बाकी सारे काम कर सकता है तो सिस्टम की रैम रोम को मैनेज किसने करना है? सिस्टम लो मेमोरी शो करे या ना करे, ठीक है, इस बात को आइडेंटिफाई किसने करना है? ओएस ने। ओएस क्या करता है? मेमोरी मैनेजमेंट ऑप्टिमाइजेस द यूज ऑफ रैम। रैम बहुत आसानी से ऑप्टिमाइज हो जाती है। ये हमारे मोबाइल फोन के अंदर भी होती है, ठीक है, ये मेमोरी मैनेजमेंट का जो टास्क है मोबाइल फोन के अंदर भी है कि आप क्या करते हैं, अब मेमोरी मैनेज करके देते हैं। विजुअल मेमोरी इज अ पोर्शन ऑफ स्टोरेज मीडियम फंक्शनिंग एज एन एडिशनल रैम। अच्छा, वीएम का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ऐसा ही है जैसे रैम का कॉन्सेप्ट है, पर उसे वर्चुअली असाइन, वर्चुअल का मतलब है ऐसी चीज जो रियल में, जब आपको मैंने वीआर पढ़ाया था तब भी मैंने कहा था कि वर्चुअल का मतलब होता है एनीथिंग और एनी इंस्टेंस और एनी एंटिटी दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। आप हार्ड डिस्क का, आप परमानेंट स्टोरेज का एक ऐसा पार्ट रैम के तौर पे असाइन कर दो जिसे आप वर्चुअली एक्सेस कर सको, उसे वर्चुअल मेमोरी का नाम दे दो। रोम का एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा पोर्शन जो रैम के तौर पे, एडिशनल रैम के तौर पे एक्ट कर रहा हो वो हार्ड डिस्क का ही पार्ट हो, वो परमानेंट स्टोरेज का पार्ट, पर फॉर सम रीजंस, पर फॉर सम मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शनैलिटी उसे आप एडिशनल रैम के तौर पे, उसे आप टेम्पररी स्टोरेज के तौर पे यूज कर रहे हो, तो इस तरह की मेमोरी को आप कहेंगे कि ये एक्चुअल रैम नहीं है, एक्चुअल मेमोरी नहीं है, ये वर्चुअल मेमोरी है। क्यों? ये कहाँ से ली गई है? इसको एक्ट करवाया जा रहा है एज रैम, पर एक्चुअली ये है किसका पार्ट?
ये है किसका पोर्शन, रोम का, परमानेंट का पोर्शन है, एज टेम्पररी यूटिलाइज हो रहा है, और उसको आप क्या कहेंगे, वर्चुअल मेमोरी। ठीक है जी, बात क्लियर हुई? यस मैम। जी मैम। यस मैम, यस मैम। Operating system determines the order in which tasks are processed. Operating system इस order को भी define करता है कि task किस order में process होंगे। Task number 1 आया copy paste का। For example, there exist 2 tasks. ठीक है, एक टास्क है जिसने प्रिंटर को यूटिलाइज करना है, एक टास्क है, दूसरा टास्क है जिसने प्रिंटर को या स्कैनर को यूटिलाइज करना है। अब दोनों टास्क एक डिवाइस को क्या करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं। हार्डवेयर डिवाइस भी हो सकती है, और अगर सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो दोनों टास्क मेमोरी को एक्सेस भी करना चाहते हैं। तो सिस्टम डिसाइड कर सकता है विच एवर टास्क वो चाहे पहले ऑर्डर के तौर पे यूटिलाइज या परफॉर्म कर ले। फॉर द सेक ऑफ सिस्टम ये देख सकता है कि वो कौन सा ऐसा टास्क है जो लो मेमोरी ले रहा है, जल्दी से मेमोरी से भी फारिग हो जाएगा, 4 लाइनों का प्रिंट है, जल्दी से प्रिंट भी निकाल के दे देगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंस के तौर पे, प्रेफरेंस के तौर पे वो एक टास्क को जो जल्दी अटेम्प्ट हो जाएगा, जल्दी प्रिंटर को भी फ्री कर देगा, जल्दी मेमोरी से भी आउट हो जाएगा, उस टास्क को प्रेसिडेंस के तौर पे पहले अटेम्प्ट करवा सकता है, और दूसरे टास्क को क्या कर सकता है, सेकंड नंबर पे। यानी उसने ऑर्डर डिफाइन कर दिया कि ये टास्क पहले अटेम्प्ट होगा और दूसरा टास्क दूसरे नंबर पे होगा। ठीक है जी, इसका बच्चे अटेंडेंस ले लेनी थी। मैम मैंने आपको सेंड कर दी। चलिए ठीक है। चलिए, बहुत है, काफी आज के लिए। जी मैम, काफी यस है। मैम, Yes, ma'am. क्योंकि टॉपिक भी वो ड्राइवर वाला और प्लग एंड प्ले वाला आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की इन फंक्शनैलिटीज पर। एक दफ़ा इस टॉपिक को लाजमी देखिएगा, मैं साथ ही आपके ये सेंड भी कर देती हूँ। ठीक है जी, ओके मैम। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। पढ़ के ज़रूर आइएगा, कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो, ओके मैम। साइड सेंड कर दीजिएगा। अच्छा मैं अभी सेंड कर